माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताया था, उसके एप्लीकेशंस बाकी रह गए थे। तो डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन से। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू मेंटेन करके रखें एवरीडे। हर एक सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दें, क्योंकि कोविड की वजह से सारी चीज़ें प्रॉपरली स्कूल और कॉलेजेस या कोचिंग्स वगैरह खुल तो नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी आपको घर में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग अपनी कंटिन्यूटी को बराबर मेंटेन करके रखो, ठीक है। नाउ चलते हैं अब अपने टॉपिक पे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में 3 हमारे मेन एप्लीकेशन हैं। कौन कौन है वो हम आपको बताते हैं। एप्लीकेशन of dimensional analysis, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हमारा 3 मेन पार्ट है। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो है कि टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, ठीक है। क्या कन्वर्ट करना है? फिजिकल क्वांटिटी को, जो भी फिजिकल क्वांटिटी टू कन्वर्ट। चलो यहाँ ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। दूसरा हमारा होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन, टू check the correctness of given physical relation, एंड तीसरा जो हमारा होता है टू derive या टू establish the relationship between given physical quantity, given physical quantity। अब इन तीनों को आज हम लोग अच्छे से सीखेंगे। ये जो हमारा दूसरा है जिसमें लिखा है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, इसमें एक प्रिंसिपल भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो कि सेकेंड पार्ट में ही हमारा इंक्लूड है, ये इसी में। तो चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का। सबसे पहला कि टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें क्या होता है, पहले पार्ट पे चलते हैं हम आपको लेके। कि हमने आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एनी फिजिकल, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो इस फिजिकल क्वांटिटी को एन और यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमने बताया था एन क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, और यू क्या है, यूनिट होता है। ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये यूनिट है। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब आंकिक मान, जैसे कि हमने एग्जांपल भी दिया था कि अगर किसी चीज़ की लेंथ है, किसी चीज़ की लेंथ आपने मेजर की 12 मीटर, तो 12 क्या है, आंकिक मान, यानी कि यू है, 12 हमारा यू है। मीटर क्या है, मीटर हमारा इसका यूनिट है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही एज्यूम करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई जो एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझना बड़ा आसान है, तो एग्जाम्पल से ही सीखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कि हमारे पास फोर्स दिया है 10 न्यूटन है और इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम। तो देखो ये तो एसआई के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ये क्या होता है, ml (T⁻²). ये हमने मेंशन कर लिया, ये हमने बता भी दिया था कैसे निकालते हैं। इनके सिस्टम में यूनिट लिखो और यूनिट के अकॉर्डिंग हम ये सब लिख लेते हैं। मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ऐसे यूजिंग फॉर्मूला
N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, अब N1 की वैल्यू हमारे पास है 10, तो 10 लिख दिया। U1 को U1 लिखो, N2 हमें मान लो निकालना है दूसरे सिस्टम में, U2 हमें नहीं पता। अब देखो कैसे ये भी पता करेंगे। अब N2 बराबर यहाँ से क्या आ गया 10, U1 डिवाइडेड बाई U1 डिवाइडेड बाई U। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, N2 इज इक्वल टू 10। U1 में हम यही डायमेंशन यूज करते हैं और U2 में भी यही डायमेंशन यूज करते हैं, बस U1 में 1 1 1 लगा देंगे, U2 में 2 2 2 लगा देंगे। तो देखो हमने लिखा M1 L1 T1 पावर -2, ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए हमारा हो गया। सेकेंड का लिए हमने लिख लिया यही चीज़ M2 L2 T2 पावर -2। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत इसमें। अब इसको सिंपली 10 लिखा M1 अपॉन M2। अब देखो ऊपर वाले को कन्वर्ट करना है इसके अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और MKS में क्या होता है, MKS में हमारा होता है मीटर किलोग्राम और सेकेंड। तो ये तो मास है, तो मास को जब हम ग्राम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो ये M1 हमारा किसके बराबर आएगा, 1000 M2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1000 M2 के बराबर आएगा। तो देखो 1000 M2 ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो अब ये कन्वर्ट होकर L2 में चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100 L2। सेकेंड तो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, तो सेकेंड को सेकेंड ही रखेंगे, यानी इसको भी T2 डायरेक्ट लिख सकते हो, -2 यहाँ आ गया M2 L2 T2 -2। ठीक है, अब देखो M2 M2 कैंसिल, L2 L2 कैंसिल, T2 कैंसिल, क्योंकि सेम पावर है। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बचा, रिजल्ट में बचा M2 बराबर 10 इंटू 10 टू द पावर, देखो यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 2 5 10 टू द पावर 5। अब ये MKS से CGS में कन्वर्ट हो गया, और जब CGS में कन्वर्ट हो गया तो CGS यूनिट सबको पता है कितना क्या होता है, डाई होता है। ठीक, M2 बराबर हमारा आ गया 10 इंटू 10 टू द पावर 5 डाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला एप्लीकेशन खत्म होता है। फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। कि किसी भी चीज़ को, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि अगर लेंथ हमारा कहीं दिया है 10 मीटर, तो इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो 10 इंटू 100 कर देंगे, तो नहीं कर देंगे। अब ये सेंटीमीटर में हो गया, तो आप देखो कि वैल्यू हमारा चेंज हो गया, लेकिन यूनिट भी हमारे चेंज हो गया, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो वही समझो कि ऐसे, इसीलिए ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं कि ये N1 है, मीटर हमारा U1 है, ये हमारा N2 है और ये हमारा U2 है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए ऐसे रिलेशन हम लोग यूज करते हैं किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारा पहला खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरे की बात करते हैं कि हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल गिवन फिजिकल क्वांटिटी की। अगर कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके करेक्टनेस को कैसे चेक करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो अब देखो, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, इसमें एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू में लिखा है, कोई भी इक्वेशन होगा तो उसके दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अगर इक्वेशन इस तरीके से लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन से मैच करना चाहिए। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखो, इसमें हम एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे किसी रिलेशन को। एक सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं, चलो लिखा है v इक्वल टू यू प्लस 18। अब ये चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, या रिलेशन ये हमारा करेक्ट है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे, चेक करेंगे कि डायमेंशन दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। तो देखो ये लिखा हमने डायमेंशन ऑफ कितना आ जाएगा, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है ये भी, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, तो LT -1। फिर डायमेंशन ऑफ u, ये भी यही आएगा LT -1। एक्सेलरेशन का लिखो, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन कितना आएगा LT -2। टाइम का लिखो, डायमेंशन ऑफ t, तो t यूज है, t के लिए केवल t। ये सारी वैल्यू दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, अब लिखते हैं डायमेंशन ऑफ LHS। डायमेंशंस ऑफ LHS, तो केवल LHS में एक क्वांटिटी है v का डायमेंशन हमारा इतना ही आ जाएगा LT -1। डायमेंशंस ऑफ RHS में देखो,
यू कितना है LT-1 प्लस ए कितना है LT-2। बगल में एक और टी भी है तो टी का भी लिख दिया मैंने। सबको पता है कि अगर x की पावर n मल्टीप्लाई में x की पावर n हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, m प्लस n हो जाता है। सिमिलरली यहाँ भी पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ आ गया LT-1, यहाँ भी आ गया देखो LT-2 है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो -2 में 1 जोड़ोगे तो LT-1 आएगा। अब लेफ्ट हैंड ये दोनों एडिशन में है सेम क्वांटिटी की, मतलब x प्लस x अगर लिखा हो तो क्या हो जाएगा 2x, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम इंटू LT-1। डायमेंशन चेक करना है, देखो यहाँ का डायमेंशन और यहाँ का डायमेंशन मैच करना है कि नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, डायमेंशन हमारे सेम होने चाहिए। डायमेंशन हमारा सेम है मतलब कि ये हमारा रिलेशन सेम है, तो हम लिख देंगे डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, दैट्स व्हाई द गिवन फॉर्मूला या गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट। ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डायमेंशनली ये चीज़ करेक्ट होना चाहिए रिलेशन, न्यूमेरिक वैल्यू से कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता है। दूसरी चीज़, जैसे हम बात करते हैं ऐसा क्यों है, कभी भी फिजिक्स की अगर हम बात करें कोई भी रिलेशन इक्वेशन लिखा हो, इसी का चलो दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं, लिखा होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो फिजिक्स ये कहता है कि अगर ये चीज़ और ये आपस में ऐड है तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है कि इसका यूनिट जो है UT का और जो हाफ AT² का यूनिट है ये बराबर होना चाहिए, और ये दोनों यूनिट ये जो S लिखा है S के यूनिट के बराबर होनी चाहिए, तभी हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इनको ऐड नहीं कर सकते। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो, आइडेंटिकल हो, उनके यूनिट आइडेंटिकल हो, एक जैसे हों, अदरवाइज हम उन फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दूसरा जो एप्लीकेशन था वो हम लोग समझ गए। दूसरे एप्लीकेशन में कोई भी फिजिकल इक्वेशन हमारे पास लिखा होगा, उस फिजिकल इक्वेशन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से डायमेंशनली लिख लेंगे, लिखने के बाद चेक कर लेंगे कि दोनों तरफ के डायमेंशन बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है मतलब कि वो रिलेशन हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे चलो और एक समझा देते हैं आपको, कि सबने पढ़ा है क्लास 9th में F इज इक्वल टू G(m1m2)/r पढ़ा है। तो यहाँ पर भी अगर आप निकालोगे इसको आप चेक करना कि डायमेंशनली रिलेशन सही है कि या नहीं है। F इज इक्वल टू G(m1m2)/r²। तो भाई इसका डायमेंशन तो सबको पता है कि होता है MLT-2। अब इसका क्या होगा, तो आपको G का डायमेंशन लिखना होगा। यहाँ पे G का डायमेंशन लिखो, दो मास है, दोनों मास का डायमेंशन लिखो, नीचे R² है, इसका डायमेंशन लिखो, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर ये रिजल्ट नहीं आता मतलब ये आपस में गलत है, लेकिन आएगा, श्योर एंड शॉर्ट आएगा रिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्राई करते रहना, कई सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे, NCERT मिल जाएंगे, NCERT रेफरेंस में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चीज़ ट्राई कर लेना। अब देखो ये जो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन है, इसके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन मैं आपको एक दो करा देता हूँ, इसके कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, बहुत पुराने ज़माने में एक क्वेश्चन था वंडरबॉल गैस इक्वेशन, वो पूछा जाता था बहुत बार। चलो उसी को पहले बता देते हैं, इसको कैसे करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, और उनमें से हम एक दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे एक इक्वेशन है P + A/V² × V - B = R। ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन है, और इस वंडरवॉल गैस इक्वेशन से A एंड B का यूनिट और डायमेंशन पूछा जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन आपको निकालना है। तो यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आप देख पा रहे हो कि P में A/V² ऐड है, तो ये ऐड तभी हो सकता है जब P का डायमेंशन A/V² के डायमेंशन के बराबर होगा, अदरवाइज हम ऐड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ V में से B माइनस है, तो वॉल्यूम में से B को तभी माइनस कर सकते हैं जब ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ, या ऐसे लिखो, यूनिट ऑफ P = यूनिट ऑफ A/V²। क्रॉस मल्टीप्लाई में यूनिट ऑफ P × V²
इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवीजन में था इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यूनिट ऑफ ए जो है पी इंटू बी स्क्वायर के यूनिट के बराबर हो गया। पी हमारा यहाँ पे प्रेशर होता है, बी हमारा वॉल्यूम होता है। प्रेशर का फार्मूला सबको पता है कि फोर्स अपॉन सरफेस एरिया लेते हैं हम लोग, ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जितने पे हमारा फोर्स अप्लाई होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया और इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर, ठीक है। अब यूनिट ऑफ ए, अब यूनिट ऑफ ए आराम से आप निकाल सकते हो कि फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो कितना आ जाएगा, मीटर के पावर 6, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 4, तो न्यूटन मीटर के पावर 4। ये हमारा यूनिट ऑफ ए ऐसे भी निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ ए। अगर इसको पूरा एमकेएस में लिखना है तो लिख सकते हो, न्यूटन हम किसको लिखते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ मीटर के पावर 4 एक ऑलरेडी है, तो मीटर के पावर 4 और मीटर के पावर 1 ये दोनों मिलकर क्या हो गए, मीटर के पावर 5, तो हम एक ही जगह लिख दिए मीटर के पावर 5, तो एमकेएस के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ ए हमारा ये निकल आया। अब डायमेंशन की बात करें ए का, तो ए का डायमेंशन आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो कि डायमेंशन ऑफ ए, तो देखो केजी मतलब मास, मीटर के पावर 5 मतलब एन के पावर 5, सेकेंड के पावर -2 मतलब टी के पावर -2, तो डायमेंशन ऑफ ए भी हमें मिल गया। अब इसी तरीके से हमको बी का निकालना है, तो बी का भी हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट कि यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ बी। बी हमारा क्या है, मीटर क्यूब, यूनिट ऑफ बी मीटर क्यूब, यूनिट ऑफ बी मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब आ गया तो डायमेंशन भी आप आसानी से निकाल सकते हो, डायमेंशन ऑफ बी मीटर के पावर 3 है, मीटर के पावर, तो यूनिट भी हमें मिल गया और डायमेंशन भी हमें मिल गया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं। एक और क्वेश्चन मैं इसका आपको बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, मुझे मिल जाए तो मैं आपको बता दूँ। चलो, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टी क्वेश्चन थोड़ा डिफर क्वेश्चन इसके हम आपको बता देते हैं क्योंकि बड़े अच्छे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। नोट करते चलना आप लोग, बिल्कुल जो कुछ भी चीज़ें हैं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नीट वगैरह के लिए, मेंस वगैरह के लिए और आपके बोर्ड लेवल के लिए, बोर्ड के स्कूल लेवल में जो भी आप सीखते हो, लेकिन आगे की अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इक्वेशन दिया है अनदर क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस इक्वेशन से हमें पूछा गया ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा एंड के। ओमेगा एंड के का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ऑब्टेन करना है इसका, ओमेगा एंड के का। अब बात आती है कि हाउ टू इक्वेट ओमेगा एंड के का डायमेंशनल फॉर्मूला भाई, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ध्यान रखना आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखना है कि जो साइन के साथ ये जो चीज़ है एंगल है और एंगल डायमेंशन लेस होता है, यानी कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखा हो, केवल हमने कुछ भी लिख दिया कि ये इज इक्वल टू 10, इसका कोई यूनिट नहीं हो। जब एमकेएस या सीजीएस में इसका कोई यूनिट ही नहीं हो, इसका यूनिट हमारा नहीं है, इसका यूनिट हमारे पास एमकेएस या सी और सीजीएस के अकॉर्डिंग है ही नहीं है ही नहीं, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ये एक प्योर नंबर है, ये कैसा नंबर है, ये प्योर नंबर है। और जब प्योर नंबर होता है तो वो डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि जब इसका एमकेएस में कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है, तो इसी वजह से यूनिट लेस होने की वजह से ये डायमेंशन लेस हो जाता है। कोई भी प्योर नंबर एंगल इसी तरीके से होता है। जैसे आप अगर साइन के बगल में ये वैल्यू क्या है, एक एंगल है, ओमेगा टी माइनस क्या है, के एक्स क्या है, एक एंगल है, तो जैसे साइन 30 अगर लिखा है कहीं, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग केवल 1/2 लिखते हैं, ना कि इसके साथ में कोई यूनिट लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई यूनिट नहीं लिखते, कोई यूनिट यहाँ पर होता ही नहीं है कि लिखें, ठीक है। वैसे कोई भी एंगल की अगर बात करो, साइन 60 लिखा तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, बगल में कोई यूनिट नहीं होता। उसी तरीके से यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है ये एक यूनिटलेस टर्म है। जब यूनिटलेस टर्म है तो हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को भी किसी प्योर नंबर के इक्वल कर लेंगे और इस वाले वैल्यू को भी एक प्योर नंबर के इक्वल कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सोल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट लेवल का क्वेश्चन है, ये समझ लो, नीट लेवल के क्वेश्चन है ये सब, ध्यान से देखना। आप हमने लिखा ऐसे ही प्योर नंबर में कुछ भी ले लिया, 1 ले ली, ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया 1/t, 1/t मतलब 1/2 सेकेंड,
ठीक है। अब भैया सेकेंड का मतलब हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंड के पावर -1। तो ओमेगा की यूनिट तो हमको मिल गया, जब यूनिट मिल गया तो डायमेंशन भी ओमेगा का निकाल लेंगे, डायमेंशन ऑफ ओमेगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा सेकेंड के पावर -1 है, टी के पावर -1 आ गया। सिमिलरली के का निकालना है, वैसा ही कर लेंगे, के का निकालना है, के का भी हम लोग वैसा ही कर लेंगे। हमने लिखा x = 1, तो k = 1/x, 1/x का मतलब यूनिट की अगर बात करें तो 1/x इज अ डिस्टेंस, तो मीटर आ गया, यानी मीटर के पावर -1, तो मीटर के पावर -1 क्या हो गया, ये इसका यूनिट हो गया। जब यूनिट हो गया तो डायमेंशन भी हम लोग निकाल लेंगे, डायमेंशन ऑफ के, मीटर के पावर -1 एल के पावर -1। इस तरीके से हम लोग इस तरीके की इक्वेशन जो भी हमारे गिवन हो, साइन कॉस tan किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में हो, उनका हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। इसी तरीके का लॉगरिथमिक फंक्शन का भी हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी करा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी एप्लीकेशन पे चलते हैं। जो एप्लीकेशन हमने बता दिए, दूसरा एप्लीकेशन जो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, जिसमें हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से, तो सेकेंड वाले पार्ट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं, सच एज नीट एंड जेईई मेंस, ठीक है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो 12th लेवल के होते हैं उनमें भी मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ डायमेंशन इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायमेंशन के बेसिस पे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कई सारे क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट वगैरह में भी आप डायमेंशन के क्वेश्चन को 4-5 क्वेश्चन तो यूँ ही कर लोगे। डायमेंशनल एनालिसिस अगर आपको अच्छे से आता है तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना है आपको। अब तीसरे टॉपिक पे चलते हैं हम आपको, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन के अलावा डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, कैसे डिराइव करना है कैसे नहीं करना है ये हम आपको बताते हैं। क्विकली चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। टू डिराइव द, तीसरा टॉपिक, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझना बहुत आसान होता है, तो इस चीज़ को भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इस्टेब्लिश करना है हमको रिलेशन। सपोज जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फोर्स इज डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। यानी कि सपोज दैट एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सपोज एक पार्टिकल है जिसका मास m है और एक सर्कुलर ऑर्बिट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है और इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। ये फोर्स डिपेंड करता है मास, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ सर्कल पे। तो कैसे फोर्स के लिए रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं, हम लोग ये लिख लेते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b एंड रेडियस टू पावर c। क्या करना है आपको कि अगर ये फोर्स तीन क्वांटिटी वेलोसिटी, मास और रेडियस पे डिपेंड करता है तो इन तीनों पे डिपेंड किस तरीके से करता है, इस तरीके से करता है। ये आपको लिख लेना है अपने मन से। अब भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट मास के पावर a, वेलोसिटी के पावर b, रेडियस के पावर c। दोनों तरफ का आपको डायमेंशन लिख लेना है। इसका डायमेंशन m l t-2 लिख लिया। कांस्टेंट डायमेंशन लेस कंसीडर करते हैं। मास का आ गया m के पावर a, वेलोसिटी है यानी l t पावर -1, इसके पावर b है, b लगा दिया। ये रेडियस यानी कि डिस्टेंस है, मीटर होगा यानी कि लेंथ होगा, तो लेंथ के पावर c, ये लिख लिया हमने। अब सबको अरेंज कर लिया, m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2, इधर भाई पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, ये लिख लिया। इधर भी सब अरेंज कर लिया, m के पावर a, तो m के पावर a, l के पावर b और l के पावर c यहाँ है, तो l के पावर b प्लस c हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी। t के पावर यहाँ -1 है, b है, तो -1 भी आ जाएगा, तो -b केवल लिख लो, बाकी इसमें और इसमें कोई t है ही नहीं। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग पावर। अब देखो m के पावर यहाँ a है और यहाँ m के पावर 1 है, तो a की वैल्यू क्या मिल गया 1। यहाँ b प्लस c है, l के पावर यहाँ 1 है, तो b प्लस c की वैल्यू क्या मिल गया 1। यहाँ -b की वैल्यू -b है t पे और यहाँ -2 है, तो -b इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो b की वैल्यू मिल गया, a की वैल्यू मिल गया। यहाँ पे अगर रख दिया जाए तो
2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1। तो यहाँ से सी की वैल्यू मिल गया। ए बी सी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको आप एक इक्वेशन कंसीडर कर लो, इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर लो। तो एफ इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया के एम के पावर 1 बी के पावर बी की वैल्यू हमारी 2 और आर के पावर -1 सी -1। तो हमारा आ गया एफ इज इक्वल टू के एम बी स्क्वायर आर के पावर -1 को आर लिख सकते हैं। ये हमारा रिलेशन बना। जेन्युइनली सबको पता है कि इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड एनी सर्कुलर ऑर्बिट, तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है देन सर्कुलर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के कर ही नहीं सकता, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब ये सेंट्रल, खैर सर्कुलर मोशन में इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में बात करेंगे कि ये फोर्स कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, क्यों आता है, क्यों नहीं आता है, ये सब बाद में बात करेंगे। लेकिन रिलेशन हमारा इतना निकल आया। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है इसकी 1 होती है, तो एफ इज इक्वल टू केवल बचेगा एम बी स्क्वायर बाई आर। अगर आपको पता है तब लिखो प्रैक्टिकल वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म का, अदरवाइज आप मत लिखो, रहने दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के 3 पार्ट्स थे। तीनों पार्ट्स को हमने आपको ब्रीफ विद एग्जाम्पल समझा दिया, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के ये सब समझना काफ़ी मुश्किल है। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो लिमिटेशंस क्या है इस बारे में भी हम आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हमारे पास कुछ 4-5 चीज़ें होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 4-5 चीज़ों में हमारा जो सबसे पहला लिमिटेशंस आता है कि अगर कोई डायमेंशन गिवन हो तो उस डायमेंशन से हम ये बता नहीं सकते कि ये कौन सी क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे इम्पल्स ऑफ फोर्स और मोमेंटम दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, तो हम उस डायमेंशन गिवन डायमेंशन से ये नहीं बता सकते कि ये हमारा मोमेंटम है या ये हमारा इम्पल्स है। दूसरी चीज़, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग सबको पता है कि जो वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट जूल होता है और इसका डायमेंशन होता है ml² T-2। अब ये ml² T-2 जो है, अगर हमारे पास केवल ये चीज़ दिया हो तो हम ये नहीं बता सकते कि ये वर्क डन है या टॉर्क है या ये कोई डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है या ये पोटेंशियल एनर्जी है या ये मैकेनिकल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये वर्क डन, टॉर्क, काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, ये जितने भी एनर्जी रिलेटेड होते हैं, एनर्जी होते हैं, उन सब का डायमेंशन ही होता है। तो हम ये नहीं बता सकते इस डायमेंशन से कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के लिए स्पेशली लिखा गया है। तो ये इसका ड्रॉबैक है पहला। दूसरा कि अगर साइन, कॉस्ट एंड एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है तो हम उसको इक्वेट नहीं कर सकते। तीसरी बात कि जैसे हमने जो थर्ड एप्लीकेशन पढ़ा कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पे अगर डिपेंड करता हो, 3 से मोर देन 3 क्वांटिटीज़, तो हम रिलेशन भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये बन जाता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3 टर्म मिलते हैं और राइट हैंड साइड में हमारे 4 वेरिएबल मिल जाएंगे। कहा जाता है कि जितने वेरिएबल होते हैं उतने हमारी इक्वेशंस बननी चाहिए। अगर 2 वेरिएबल की इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन हमारे पास होगा तभी हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं। अगर ट्रिपल वेरिएबल की इक्वेशन है तो 3 इक्वेशन होगा तभी हम इक्वेट कर सकते हैं। 4 वेरिएबल की क्वांटिटी कोई इक्वेशन है तो 4 हमारे इक्वेशंस होने चाहिए उन्हीं चारों वेरिएबल के टर्म में, या किसी भी तरीके से 4 इक्वेशंस होनी चाहिए तभी हम उन चारों वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक तरफ से हमें 3 इक्वेशन हमारी मैक्सिमम 3 बन पाती हैं और यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी 4 पे अगर डिपेंड कर गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें कि फोर्स इज डिपेंड ऑन मास के पावर A, ठीक है, वेलोसिटी के पावर B, मोमेंटम के पावर C, डिस्टेंस के पावर D। तो यहाँ पे देखो A, B, C, D 4 वेरिएबल है। इन चारों वेरिएबल को इक्वेट करने के लिए हमारे पास 4 इक्वेशन होना चाहिए। लेकिन जब दोनों तरफ से आप A, B, C, D करके निकालोगे इक्वेशन, यहाँ पे जब आप इक्वेशन बनाओगे तो आपको 3 इक्वेशन ही बनेंगी, चौथी इक्वेशन नहीं बनेगी। जैसे इसी अभी हम लोगों ने जब यहाँ कंपेयर किया था तो एक हमको मिला था A = 1, एक मिला था हमको B + C = 1।
ठीक। और एक हमको मिला था -b = 2t, ये 3 इक्वेशन मिला था, 1, 2 और 3। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको 3 ही इक्वेशन मिलेगा, लेकिन वेरिएबल 4 हैं, तो 4 वेरिएबल के लिए 4 इक्वेशन होनी चाहिए, 3 इक्वेशन से हमारा काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हम नहीं इक्वेट कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास और आ जाता है किसी भी, जैसे कि अभी हम लोगों ने इसी में पढ़ा था, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, अगर डिराइव करते हैं फार्मूला डिराइव करते समय हमारे पास एक कांस्टेंट मिल जाता है और उसके बाद यहाँ कुछ रिलेशन मिलता है। तो ये कांस्टेंट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है डायमेंशनल एनालिसिस से कि ये कांस्टेंट की क्या वैल्यू हो सकती है, किस टाइप का कांस्टेंट होगा, नहीं होगा। अगर आपको पता है तो हम लोग लिख देते हैं, नहीं पता है तो नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके के जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, बता पाना मुश्किल हो जाता है डायमेंशनल एनालिसिस से। तो कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि हमने आपको क्लियर कर दिए। इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस का हमारा जो भी टॉपिक था वो हमने ख़त्म कर दिया है। अब इसके क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस हो सकता है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और करा दूँ एप्लीकेशन से रिलेटेड। और एप्लीकेशन में जो सेकेंड एप्लीकेशन मैंने आज आपको बताई वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल के क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे 11th क्लास से ही रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना आप लोग, टेक केयर।